अच्छा। हमने ना बेटा लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम क्या था? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। लास्ट क्लास में जो चैप्टर शुरू करा था उसका नाम क्या था बेटा? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। स्टार्ट करें? चलो, बहुत बढ़िया है। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करा है ऑडिट में। तो पहली बात तो ये सोचनी पड़ेगी, एक बार थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन में आना पड़ेगा, फिर हम स्टार्ट कर पाएंगे आज का टॉपिक। बेटा देखो, इस कंपनी के ना अकाउंट्स चेक करने हैं। इस कंपनी के क्या करने हैं? अकाउंट्स चेक। ठीक है। तो एक पर्सन को कहते हैं तुम जाकर क्या करो? अकाउंट्स चेक करो। यही अकाउंट्स चेक करने को कहते हैं यानी ऑडिट। यानी ऑडिट का मतलब क्या हो गया? चेकिंग ऑफ क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को हम कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं? ऑडिट। और जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने जा रहा है वो कौन होता है? ऑडिटर। यानी दो बातें आपको समझ आ जानी चाहिए, दो बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। और जो पर्सन ये अकाउंट्स चेक करने जा रहा है उसे क्या कह देंगे? ऑडिटर। अब हमारा ना क्वेश्चन जो चल रहा है वो ये चल रहा है, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। क्या चल रहा है बेटा? क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या चल रहा है? ठीक है। यानी जो बंदा अकाउंट्स की चेकिंग करने जा रहा है, जो पर्सन अकाउंट्स की चेकिंग करने जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। टॉपिक समझ रहे हैं आप? पहली बात तो ऑडिट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को। और जो बंदा करने जा रहा है वो दम नहीं है क्या? ठीक है जी। अब उस ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बेटा, उसको याद करने के लिए एक निमोनिक तैयार करा हुआ है। कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स से समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेटा ये क्या बता रखा है मैंने, एक ना ट्रिक बता रखी है जिससे आपको ना ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा अगर आप इस पे फोकस कर लेंगे। यानी इससे सारी हेडिंग्स याद हो जाएंगी और अंदर की बातें याद हो जाएंगी। जैसे सर कैसे याद होंगे जरा सुनो। कह रहे जो बंदा ऑडिट करने जा रहा है उसके अंदर जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा नॉलेज। जो बंदा अकाउंट्स की चेकिंग करने जा रहा है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। सर नॉलेज होनी चाहिए, ये बंदे के पास किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? बेटा देखो, अकाउंट्स बनाने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए काफी सारे लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। अगर इसे आते होंगे तभी तो ये जाकर बता पाएगा कि आपके यहां पर ये चीजों पे गड़बड़ है। ठीक है ना? तो पहली बात यानी ऑडिटर के अंदर पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस किस चीज की? जो लॉ अकाउंट्स बनाने के लिए लगते हैं और जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। यानी उसे अकाउंट्स बनाने के लिए जो लॉ लग रहे हैं, जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग लग रहे हैं, वो सब पता होने
चाहिए, तभी तो वो चेकिंग कर पाएगा। यार आपको आता होगा तभी तो आप वो चीज चेक करके बता पाओगे कि सही बनी हुई है या नहीं। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यानी सबसे पहली बात, ऑडिटर के पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर के पास क्या होनी चाहिए? समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। फिर ओ से क्या हो गया? ऑब्जेक्टिविटी। सर ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब हुआ? कह रहे जो ऑडिटर है वो जब चेकिंग करे तो चेकिंग करते वक्त उसे पार्शियलिटी नहीं करनी। चेकिंग करते वक्त उसे पार्शियलिटी, ये वाली क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। इस क्वालिटी को कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। एक बार बोलना पड़ेगा, इस क्वालिटी को कहते हैं पक्का। यानी ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट, यानी जब वो चेकिंग कर रहा है, जब वो चेकिंग कर रहा है तो वो चेकिंग कैसे करे? पार्शियलिटी करके करे या ना करे? ये क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर। यानी ऑडिटर, तुम जो ऑडिट करना वो कैसे करना? अनबायस्ड मैनर में करना। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? अच्छा बताओ, के से क्या हो गया? यानी जो बंदा चेकिंग करने जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो पर्सन क्या करने जा रहा है? चेकिंग करने जा रहा है किसकी? उसके पास क्या होनी चाहिए? किस चीज की? लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। सभी बोलेंगे क्या होनी चाहिए? ठीक है, दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? दम नहीं है क्या? यानी ऑब्जेक्टिविटी से क्या कंसर्न हुआ? वो ऑडिट करे इन एन अनबायस्ड मैनर। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? पक्का? चलो, के से समझ आ गया, ओ से समझ आ गया, आई से बात कर लेते हैं। बेटा आई से हो गया इंटीग्रिटी। आई से क्या हो गया? इंटीग्रिटी। यानी ऑडिटर के अंदर इंटीग्रिटी वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। सर इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। जयकार लगाओ, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? ऑडिटर के अंदर ईमानदारी भी होनी चाहिए। यानी ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट समझ रहे हैं आप? ईमानदार होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी बात, जो बंदा सच्चा होता है ना, ईमानदार होता है, वो सबके मुंह पे जो भी बोलना है वही बोलता है। यानी ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? और लास्ट, ऑडिटर सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। यानी इंटीग्रिटी के तीन दोस्त हैं। कौन कौन? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंसियर। बोलना पड़ेगा क्या क्या? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर। समझ रहे हैं? पक्का? अच्छा जी, अब मेरे को बात बताओ, आपको तीन वर्ड समझ आ गए कि एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फटाफट से बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, के से नॉलेज होनी चाहिए। किस किस की? ओ से, यानी उसको ऑडिट किस तरीके से करना है? आई से, आई से बच्चे, यानी इंटीग्रिटी से क्या मतलब हुआ? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। गुड यार, कोई समझ आ गया? अब जरा सुनना, क्या है लॉजिकल स्किल और टेक्निकल स्किल्स। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, फिर हम बात करेंगे। कह रहे जो ऑडिट करने जा रहा है उसके अंदर लॉजिकल स्किल भी होने चाहिए और टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। सर पहले बताना जरा, लॉजिकल स्किल और टेक्निकल स्किल में क्या मतलब है? लॉजिकल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स में क्या फर्क है? जो आप अभी मुझसे ले रहे हैं। स्किल्स का मतलब जो चीज आपकी वैल्यू एडिशन करे, जो चीज आपको इंप्रूव करे। आप कहते हो ना मेरा ये टैलेंट है,
अच्छा, जो आप अभी मुझसे ले रहे हैं ना वो ले रहे हैं टेक्निकल स्किल्स। सर मतलब थ्योरिटिकल एजुकेशन, जो थ्योरिटिकल एजुकेशन से आपके अंदर स्किल्स आते हैं ना उसे मैं क्या कहता हूं बेटा, टेक्निकल स्किल। टी से थ्योरिटिकल, टी से ही टेक्निकल, याद हो जाना चाहिए, टी से और टी से ही। यानी जो ऑडिटर है, जो ऑडिटर है उसके अंदर टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल से मतलब है उसके अंदर थ्योरिटिकल एजुकेशन होनी चाहिए। ये आईसीआई के जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं ये सब आप क्या ले रहे हैं, थ्योरिटिकल एजुकेशन, और इससे आपके अंदर क्या आ रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स। बोलना पड़ेगा, इससे आपके अंदर क्या आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? गुड। सर फिर ये लॉजिकल स्किल्स कौन से होते हैं? एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता होने चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कहते हो कि मुझे खांसी है, मुझे जुकाम, मतलब मुझे जुकाम है, कफ है, कोल्ड है, ठीक है, और मेरा बॉडी एक हो रहा है, तो वो आपको कहता है फीवर है। यानी जब आप उसे सिम्टम्स बताते हैं तो वो आपको बताता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। ऑडिटर के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को, अकाउंट्स की प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर पाए और उसे सॉल्व करवाने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ऑडिटर है ना, चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उसे पता होना चाहिए अगर यहां पर प्रॉफिट मैच, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो किस वजह से नहीं कर रहा होगा, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही तो किस वजह से नहीं कर रही। उसको पता चलना चाहिए कि कोई चीज अगर गलत आ रही है तो क्यों आ रही है। ऑडिटर के अंदर लॉजिकल स्किल्स होने चाहिए। लॉजिकल मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स, कि बता पाए, एबल टू एनालाइज प्रॉब्लम। बोलना पड़ेगा क्या, दबा नहीं है, मजा नहीं आया, दोबारा। एबल टू एनालाइज प्रॉब्लम, यानी उसके अंदर लॉजिकल स्किल्स होने चाहिए। तो दो चीज, दो तरह के स्किल्स मैंने बोला था, क्या क्या, टेक्निकल स्किल्स और, मैं नहीं रहा, टेक्निकल स्किल्स और, समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। अच्छा बताओ, टेक्निकल स्किल्स कौन से हो गए, थियोरटिकल, और अगर मैं लॉजिकल बोलूं तो प्रैक्टिकल, यानी एबल टू एनालाइज प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास तक इंटीग्रिटी तक लिख लिया था, अब हम क्या लिखेंगे बताओ? लॉजिकल स्किल्स, यानी ऑडिटर must have, auditor must have the ability, auditor must have the ability to analyze the problems of financial statement। यानी ऑडिटर के अंदर ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स जो अकाउंट्स की आ सकती हैं वो उसे समझ भी आए कि अच्छा इस वजह से अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट गलत आ रहे हैं, इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन गलत आ रही है। सारे स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। बताओ, लॉजिकल स्किल थ्योरी से आते हैं प्रैक्टिकल करने से? तभी इंस्टीट्यूट आपसे ट्रेनिंग करवाता है। यानी जब आप ट्रेनिंग करते हैं, सीए वाला काम करते हैं, तो आपके अंदर क्या आते हैं, लॉजिकल स्किल्स। बोलना पड़ेगा, आपके अंदर क्या आते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, पक्का? अच्छा, अगला स्किल्स कौन सा था? टी से थ्योरिटिकल और टी से ही टेक्निकल। यानी ऑडिटर मस्ट pursue, auditor must pursue an intensive program of theoretical education in subjects like, बेटा जो जो आपको सब्जेक्ट्स पता है ना सारे बता दो। ऑडिटर कह रहे हैं इंटेंस थियोरिटिकल एजुकेशन होनी चाहिए उसको सब्जेक्ट्स में, जो सब्जेक्ट्स भी आपको पता ना सारे बता सकते हैं। लॉ, बिजनेस लॉ, कॉरपोरेट लॉ, है ना, बिजनेस लॉ होगी, कॉरपोरेट लॉ होगी,
टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और भी जो आपका मन करे, स्टैट्स एक्सेट्रा। यानी ऑडिटर के अंदर टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स से मतलब थियोरिटिकल एजुकेशन, और लॉजिकल स्किल्स का मतलब एनालाइज, एबिलिटी होनी चाहिए एनालाइज द प्रॉब्लम। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको बेटा? पक्का? चलो अभी तक की मुझे बातें बताओ, हमने क्या पढ़ा? हम क्या पढ़ रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, कि एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। बताओ, सबसे पहली बात उसे नॉलेज होनी चाहिए। किस किस चीज की? लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ओ से यानी ही शुड कंडक्ट द ऑडिट इन एन, अच्छा आई से इंटीग्रिटी के तीन दोस्त, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। अच्छा, फिर उसके अंदर लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स भी होने चाहिए। बोलना पड़ेगा, लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स भी होने। लॉजिकल स्किल्स मतलब एबल टू एनालाइज प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हम भी बोलेंगे, बोलो क्या? एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना? अच्छा, जबकि अगर मैं उसकी बात करूं टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल मतलब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? थियोरेटिकल एजुकेशन भी होनी चाहिए। थियोरेटिकल से क्या मतलब हो गया? उसे सारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो जो हमारे सीए कोर्स में हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, वो सारी उसे नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहे? अच्छा, फिर बेटा देखो, ये हमें समझ आ गया कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से। अब सीपीटी यानी और पॉइंट्स ऑडिटर के अंदर और क्या क्वालिटी होनी चाहिए। खेलें आगे? अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेंस, सी से आ गया बेटा क्या? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? योग्यता। बताओ, योग्यता किस चीज की? ऑडिट करने की। वो कब आती है? जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हो और आपके पास क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस। बोलना पड़ेगा, जब आप क्या होते हो और आपके पास क्या होती है? यानी कॉम्पिटेंस। बोलना पड़ेगा क्या? यानी ऑडिटर के अंदर ऑडिट करने वाली योग्यता भी होनी, माने ऑडिटर के अंदर ऑडिट करने वाली योग्यता भी होनी। और बताओ वो कब आएगी? जब वो सारी सीए वगैरह क्लियर कर लेगा, एग्जाम वगैरह सारे इंस्टीट्यूट की सारी कंडीशंस को क्या कर देगा? फुलफिल। तो देखो जरा, ऑडिटर मस्ट हैव necessary competence, auditor must have necessary competence, यानी CA प्लस COP। बोलना पड़ेगा CA प्लस, यानी ऑडिटर के अंदर नेसेसरी कंपिटेंस यानी CA प्लस COP वाली योग्यता होनी चाहिए फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। सर हम भी बोलेंगे फॉर कंडक्टिंग द, यानी अगर ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है, बोलना पड़ेगा अगर ऑडिटर तो उसे CA प्लस COP होना, नहीं तो नहीं। समझ आ रही बात आपको? गुड, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब अलर्ट। यार रोज आपको पता है, रोज हर सब्जेक्ट्स में चेंजेस आते हैं। कभी लॉ में चेंज आ रहा है, कभी टैक्स में चेंज आ रहा है, कभी ऑडिट में चेंज आ रहा है, कभी अकाउंट्स में चेंज आ रहा है। रेगुलर बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑडिटर को अपडेट रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? ये क्वालिटी, अगर अपडेट नहीं रह पाएगा ना तो उसे नई चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा, और जब वो नई चीजों के बारे में नहीं बता पाएगा तो वो अपना ऑडिट सही ढंग से जो काम। अच्छा एक बात बताओ, अगर
इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट डाली अपनी साइट पे, और अगर आपको वो अमेंडमेंट के बारे में पता ही नहीं चला, तो बताओ एग्जाम में तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्या आप कर पाएंगे? यानी आप अपनी परफॉर्मेंस सही ढंग से कर पाएंगे बच्चे? यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सही ढंग से हो, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्वेश्चन से क्या मतलब हो गया? अपडेट, अलर्ट, अलर्ट फॉर अपडेशन, आपको रहना ही पड़ेगा। ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो लिखो जरा, ऑडिटर मस्ट बी अलर्ट फॉर recent updates in the field of audit. And exercise reasonable care. And exercise reasonable care during the course of audit. During the course of audit. बताओ, सी से 2 पॉइंट हमें समझ आ गए, उसके अंदर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और उसके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए। अभी लिखना 2 मिनट रुक के, पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करूं। मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? के से ऑडिटर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नॉलेज किसकी? ठीक है बेटा। ओ से दम नहीं है, ओ से यानी ऑब्जेक्टिविटी से सीधा सा मतलब उसे ऑडिट करते वक्त अनबायस्ड रहना है। अच्छा, आई से इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू। ठीक है। अच्छा, लॉजिकल स्किल और टेक्निकल स्किल्स में से कौन से थियोरिटिकल हैं? और एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम। अच्छा, सी से 2 पॉइंट हुए हैं, बताओ क्या क्या? कॉम्पिटेंस एंड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंस से मतलब सीए प्लस सीओपी, यानी उसके अंदर ऑडिट करने वाली योग्यता, उसके अंदर ऑडिट करने वाली योग्यता। और दूसरी बात क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब अलर्ट फॉर अपडेट्स, है ना? और रीजनेबल केयर भी एक्सरसाइज कर पाए। अब नोट कर लो, करें बेटा स्टार्ट, फिर कर लिया यहां तक? अच्छा बेटा देखो जरा, पी से प्रोफेशनल बिहेवियर, एक बार बोलना बेटा, पी से यानी जो ऑडिटर है उसके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर वाली बातें होनी चाहिए। सर ये क्या मतलब हुआ प्रोफेशनल बिहेवियर से? कोई बताना चाहेगा आप में से? आप क्या कहेंगे प्रोफेशनल बिहेवियर है? मैं आपको बताता हूं। सीए से ये उम्मीद लगाई जा रही है, सीए समझते हैं ना? अच्छा, लग नहीं रहा ना। सीए से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो प्रोफेशनल बिहेवियर रखे, यानी वो सारे काम करे जिससे आईसीएआई की रेपुटेशन बढ़ती है, ना कि कम होती है। यानी सीए, अगर तुम वो काम कर रहे हो जिससे आईसीएआई की यानी आपके मेंबर्स की, आपके प्रोफेशन की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम कहेंगे आपका क्या था? प्रोफेशनल बिहेवियर। यानी वो सारे काम जिससे आपके सीए की
प्रोफेशन की वैल्यू कम हो रही है, वो सब क्या है, मतलब फिर आपने प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं निभाया। जैसे कई बार आपने सुना होता है, अभी कल परसों भी आ रही थी न्यूज़ वगैरह कि, या चलो पहले की बात करते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा कि नोटबंदी हुई है ना, नोटबंदी, समझ रहे हैं आप। चलो, तो उस वक्त पर काफी सारे सीएस पकड़े गए थे, डिमोनेटाइजेशन के वक्त पर काफी सारे सीएस पकड़े गए थे जो ब्लैक मनी को क्या कर रहे थे, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा रहे थे। तो बताओ इससे हमारे प्रोफेशन की इमेज बढ़ी है या खराब हुई है? पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पक्का। तो हमें वो सारे काम नहीं करने जिससे हमारा प्रोफेशन की रेपुटेशन क्या होती है, खराब। अच्छा, एक और एग्जांपल, अगर कोई सीए ट्रेन में या ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है विदाउट टिकट, ठीक है, और मान लो जो टिकट चेकर है वो कोई आंटी है, तो बताओ अगर उसने पकड़ लिया तो फिर आंटी पुलिस, लेकिन पार्टी यूं ही, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर, अब बताओ बेटा वो सीए जो विदाउट टिकट पकड़ा गया, आप बताओ बेटा क्या वो प्रोफेशनल बिहेवियर हुआ? यानी आपको हमेशा वो काम करने हैं जिससे आपके प्रोफेशन की वैल्यू बढ़े, ना कि कोई डिसरिगार्ड कर पाए। पक्का? पक्का जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। यानी ऑडिटर मस्ट बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर so that no disregard can be put on the profession. यानी उसके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, कोई डिसरिगार्ड पुट ना कर पाए। डिसरिगार्ड समझ रहे हैं? डिसक्रेडिट, डिसरिगार्ड एक ही बात है। यानी आपके प्रोफेशन की रेपुटेशन डाउन नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पक्का? चलो यार, बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वालिटी जो हम ऑडिटर से उम्मीद रख रहे हैं, ऑडिटर कौन होता है? जो अकाउंट्स की चेकिंग करने जा रहा है। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर कौन होता है? जो अकाउंट्स की, समझ रहे हैं आप? तो जब वो चेकिंग करने जा रहा है तो उसके अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। टी से है बेटा टैक्टफुल, टी से क्या आ गया? टैक्टफुल। बोलना पड़ेगा, टी से क्या आ गया? दम नहीं है, टी से। सर टैक्टफुल से क्या मतलब हुआ? बोलो। नहीं, वो तो मैं तो बोलूंगा यस सर, तो मैं करूंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही। आपके मन में अगर हो कोई तो बता सकते हैं। नहीं, टैक्ट वर्ड सुना? टैक्ट, यार इसमें तो बड़े टैक्ट है यार, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ बात करता हूं, दरवाजा बंद कर दो। चलो, टैक्टफुल से क्या मतलब हुआ? एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन। आप कहते हो यार इसके अंदर टैक्ट है, यार किसी से भी बात करा लो, बात कर लेता है। समझ रहे हैं? किसी से भी बात कराओ ये कर लेता है, यानी इसके अंदर टैक्ट है। टैक्ट समझ रहे हैं आप मेरी बात? गट्स कह लो या टैक्ट कह लो, आप गट्स का ना मीनिंग कहीं और ले जाते हैं, इसलिए मैं गट्स वर्ड यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना। टैक्ट से मतलब है, टैक्टफुल का मतलब ऑडिटर डिफरेंट पर्सन से बात करनी आनी चाहिए, उनसे डील करना आना चाहिए, और डिफरेंट सिचुएशंस में भी बात करनी आनी चाहिए। कभी सिचुएशन अच्छी होती है, कभी बेकार होती है, हर सिचुएशन में उसे बात करनी आनी चाहिए। इस चीज को क्या कहा गया? टैक्टफुल। बोलना पड़ेगा, इस चीज को क्या कहा गया? ठीक है जी। यानी अगर मैं टैक्टफुल की बात करूं तो लिखना, ऑडिटर मस्ट बी able to deal with different persons
इन डिफरेंट सिचुएशन। कह रहे हैं ऑडिटर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि तुम एबल टू डील हो विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशंस। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चे आपको? पक्का वाला? बहुत बढ़िया। हमारा मजाक मजाक में ये टॉपिक हो गया है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था। आज हम ना एक ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके जीवन का पहला ऐसे। ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? सारे ही ऐसे हैं। हाँ ठीक है ना, आप टेंशन ना लें। अभी आप फोकस करें, जो मैं करा रहा हूँ बस उसको याद करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे एसेस भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे ही इन द सेंस का आपको फील नहीं होगा कि हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली है। वो मेरा टैलेंट है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? यहाँ तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, चलो हटा दो इसको। आप सब आपके जीवन का पहला एस्से जो मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नंबरिंग है एस्से 210। एक बार जकार लगाओ, नंबरिंग क्या है? ऐसे नंबर कौन सा बेटा? 210। सर एक बात बताओ, ये ऐसे की नंबरिंग हमें याद करनी है? बेटा अपने आप हो जाएगी, टेंशन ही ना लो इस बात की। आप खुद ही रियलाइज करेंगे, याद तो है हमें। ठीक है? ऐसे नंबर जो शुरू करने जा रहे हैं वो 210 करने जा रहे हैं। सर यानी हमें 210 ऐसे पढ़ने? ना 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 ना, 210 ऐसे नहीं पढ़ने। एक्चुअल में क्या है, जैसे अब आपको सुनने में आया होगा पहले हमारे एएस होते थे, अब इंड एस होते जा रहे हैं। ऐसे ही ना, पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा बेटा, पहले होते थे आज 1, आज 2। आज का मतलब यानी नंबरिंग में होते थे, नॉर्मल इंडियंस के हिसाब से। इसका मतलब होता था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, है ना? अब 2008 में क्या हुआ, इन स्टैंडर्ड्स को हमने इंटरनेशनल लेवल से मैच करने की कोशिश करी। यानी जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स है ऑडिट के, उन्हें हमने किस लेवल पे मैच करने की कोशिश करी? इंटरनेशनल लेवल पर। तो जो फिर हमने क्या करा, जो इंटरनेशनल लेवल पे नंबरिंग चल रही थी ना, हमने उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स इस समय अप्लाई हो रहे हैं ऑडिट के, वर्ल्ड में भी वही चल रहे हैं। यानी हमने अपने आप को ग्लोबल लेवल तक लेकर गए हैं। समझ रहे हैं? वर्ल्ड लेवल पे हमने अपने आप को मैच कर लिया, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में करा ना इंडिया के रूप में। समझ आ रहा है आपको? वैसे ही हमने क्या करा, ऑडिट में भी वही मार्क कर लिए। तो बेटा मैंने अभी अभी बोला था, आप बताओ कब हुए थे? ठीक है, चलो 2008 में ये चीज आई थी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया यार। फिर अब हमारा पहला एस्से जो है उसकी नंबरिंग, यानी हम ये बात क्लियर होगी, जिनको पहले ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड कहा जाता था, बोलना पड़ेगा, जिनको पहले, अब उन्हें क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है ना? रिश्ता वही, बात नहीं, बस रिश्ता वही है। पहले भी ऑडिटर को ये फॉलो करने होते थे, अभी भी ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं, बस बात नहीं है। बात नहीं क्या मतलब? पहले आज होते थे तो अब एसेस होते हैं। समझ आ रही है बात आपको? तो एसे नंबर कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? 210। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अभी समझ लो बेटा, कोई नहीं। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर हम भी बोलेंगे एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ, मैं नहीं रहा, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ। सर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा बस, लेकिन अभी एक नंबरिंग हमें याद हो सकती है। जैसे इसको याद कैसे करो, जैसे ये एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में जाते हो तो 2100 का सगन डालते हो। मुझे पता आप 1 0 हटा देते हैं। ठीक है ना? मतलब जो मन है
भाई इतने का तो खाया नहीं, इतने दे क्यों हैं, समझ रहे हैं ना। कह रहे खाया तो हमारी पूरी फैमिली ने मिला के इतने का भी नहीं होगा। बेटा तुम सब मुझे पता है थैलियां पैक कर करके लेके जाते हो और कह रहे हो कि मैंने 210 का नहीं खाया। चलो, तो अब एक बात करें एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट से हमें याद रहेगा कितना, 2100 का सगन। बेटा था हमारे कोर्स में ना 2 एसेस हैं जो एंगेजमेंट से रिलेटेड है, अब आगे जाकर भी हम पढ़ेंगे। एक है 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जब हम करेंगे उसको भी बताओ, उसकी एंगेजमेंट भी होगी तो ये 5100 को काट के, यानी एंगेजमेंट से रिलेटेड 2 स्टैंडर्ड है हमें। सर आपने बहुत अलग कोई कॉन्सेप्ट बताया, नहीं मैं तो बेटा बस याद करने का एक तरीका आपके माइंड में रहेगा, ठीक है ना। तो है ये बहुत बच्चों वाली बात, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमें ये याद है एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड पे एक बारी 2100 सगन डालेंगे और एक बारी 5100, 2100 और 5100, बस 2100 वाला अभी हम स्टार्ट करें। 2100 पे लास्ट वाली जो जीरो है इस पर कांटा लगा, आपने आगे से बोलना है हाई लगा, ठीक है, समझ रहे। यानी जो 2100 नंबर ऐसे है उसकी जो आखिरी जीरो है उस पर कांटा लगा, हाई लगा, ठीक है ना, याद हो रहा है आपको। यानी अभी तक बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम कुछ एंगेजमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और आपको सगन से उसका नंबरिंग याद होगी। ये अंदर आगे की बातें क्या है वो थोड़ी सी देर में आपको क्लियर होने वाली है, मैं याद आपको कराऊंगा, लेकिन पहला पॉइंट समझाने के बाद समझ रहे हैं अभी हम सिर्फ। पहले पॉइंट का मतलब नाम है लेटर ऑफ एंगेजमेंट, बोलना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो हम समझने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, दम नहीं है, क्या है, एक बारी और, यानी इसे मैं कहूंगा LOE, बोलना पड़ेगा, इसे मैं क्या कहूंगा। अच्छा इसका एक और नाम भी है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, इसका एक और नाम भी है बेटा, क्या, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, है ना। समझ रहे हैं, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भी होता है। सर ये होता क्या है, इतनी देर से आप जो बता रहे हो कि हम ऐसे 210 शुरू करने जा रहे हैं, अब मेरी बात जरा सुनना। जरा सुनो, ये बंदा जो ऑडिट करने जा रहा है वो हो गया ऑडिटर, और जिस कंपनी के ये अकाउंट चेक करने जा रहा है ना बेटा, उसे हम कहते हैं क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बोलना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, दम नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी जो बंदा ऑडिट करने जा रहा है वो ऑडिटर, मजा नहीं आ रहा, जो बंदा ऑडिट करने जा रहा है वो, अच्छा, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट करने जा रहा है वो, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने जा रहा है बच्चे, वो होती है हमारी क्या, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, क्या, ऑडिटी। सर हम भी बोलेंगे, बोलो फिर, लास्ट बारी बोलो फिर, समझ आ रहा है, पक्का, चलो बहुत बढ़िया यार। ऑडिट शुरू करने से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर एक LOE भेजता है क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, LOE कौन किसको भेजता है, तो पहली बात ये याद होनी चाहिए, LOE कौन भेजता है, ऑडिटर, किसको, मैं ऑडिटर भेजता है किसको, ये बेटा एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है 1 मार्क में, LOE कौन भेजता है, तो आपको याद होना चाहिए LOE भेजता है ऑडिटर किसको। अच्छा इसमें क्या लिखकर भेजता है, मेरा जो मैं ऑडिट करने आ रहा हूं, आपके यहां पर जो चेकिंग करने आ रहा हूं, उस चेकिंग करते वक्त मेरा काम करने का दायरा ये होगा, तुम्हें मंजूर है तो मैं आता हूं, समझ रहे, मेरा ऑडिट के ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे, तुम्हें मंजूर है तो मैं आता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ये होंगी और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ये होंगी। यानी आप पहले से ही क्लियर कर रहे हैं, क्या बातें क्लियर कर रहे हैं बताओ, कि जो मैं ऑडिट करने आ रहा हूं उनमें मेरी ये शर्तें हैं, अगर ये शर्तें तुम्हें मंजूर हैं तो मैं क्या करने आ जाता हूं, ऑडिट। समझ आ रहा है? अगर ये कहता ठीक है यार एक्सेप्टेड, यानी आपने एक्सेप्टेड वर्ड यूज कर लिया। एक्सेप्टेड का मतलब क्या हो गया, यानी आपने क्या कह दिया कि मुझे ये सारी बातें मंजूर हैं, तो मैं इसको क्या कह दूंगा बताओ, कि यार अब मैं ऑडिट शुरू कर सकता हूं। यानी लेटर ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है, भेजता कौन है, किसको, उसमें क्लैरिटी करना चाहता है। किस चीज की क्लैरिटी करना चाहता है, कि मेरा ऑडिट करने का दायरा ये रहेगा, मेरा ऑडिट करने का दायरा ये रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं ऑडिट इस उद्देश्य से करने जा आ रहा हूं, याद है उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, बात क्लियर कर देगा। और थर्ड, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होंगी। बताऊं एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर आप किसी छोटे क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हैं ना, वो जनरली ये समझ लेता है कि अगर हमने सीए रख लिया तो वो हमारे सारे काम कर देगा। तो उसे बता दो हम तो चेकिंग करने आ रहे हैं, अकाउंट्स बनाने नहीं आ रहे, अकाउंट्स तो तुम्हें ही बनाने पड़ेंगे, हम तो सिर्फ उसकी क्या करने आ रहे हैं, चेकिंग। समझ रहे हैं? रिटर्न्स हम नहीं भरेंगे, रिटर्न्स तुम्हें ही भरनी पड़ेगी, हम तो सिर्फ चेकिंग करने आ रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं। यानी लेटर ऑफ एंगेजमेंट के थ्रू हम क्या दे रहे होते हैं, क्लैरिटी। अगर तुम्हें मंजूर है ये सब शर्तें तो हम ऑडिट शुरू करते हैं, नहीं तो नहीं। समझ आ रहा है आपको? पक्का? तो आप सबने एक हेडिंग बनाई है क्या, SA 210 बनाओ। एलओई तो शेयर होल्डर से भी बातचीत करने से पहले देगा। हाँ हाँ हाँ, उनको क्लियर करेगा ना। शेयर होल्डर क्या, अगर मान लो आप किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का करने जा रहे हैं, किसी सोल प्रोप्राइटर का भी अगर लेट से ऑडिट करने जा रहे हैं, तो पहले उसे एलओई तो देना ही देना है, ताकि फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना। नहीं नहीं, शेयर होल्डर को देना है उसको, मैनेजमेंट से उसकी कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं आप? ठीक। हाँ एग्रीमेंट लेटर, तभी तो बोला ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरह से हम क्लैरिटी दे रहे हैं। अल्टीमेटली जब इस ऑफर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो आप सब ऐसे नंबर का नंबरिंग नोट करें, क्या है बताओ, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या तुम्हें ऑडिट एंगेजमेंट की शर्तें मंजूर हैं, क्या तुम इसके लिए एग्री करते हो? क्या एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो हम ऑडिट एंगेजमेंट यानी ऑडिट करने के लिए जो हम टर्म्स बोल रहे हैं, क्या तुम्हें वो मंजूर है? पॉइंट समझ आ रहा है? पक्का? तो ऐसे का नंबर तो याद हो गया, एक बार नाम याद करने की कोशिश करते। बेटा आपको ना नाम लिखना पड़ेगा, एक्चुअल में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एज पर SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इशूड बाय ICI, फिर फैक्ट लिखने पड़ेंगे। जैसे लीगल रिक्वायरमेंट लिखते हो ना आप, तो लीगल रिक्वायरमेंट में आपको ये नंबरिंग डालनी पड़ेगी। समझ रहे? तो एक बार बताओ नंबर, ऐसे नंबर कौन सा है बेटा, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे नंबर। अच्छा नाम, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एक बार बोलना पड़ेगा क्या बेटा, आप सबको आपके रिजल्ट की कसम, बेटा नाम, समझ आ गया? अब आप बोले हो याद मेरे को तो बेटा देखो कर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे मैं सीधे रास्ते से नहीं तो टेढ़े रास्ते से निकलवा लूंगा आपसे बातें, ठीक है ना? चलो इसके अंदर आप पहला पॉइंट अब बना सकते हैं। आपने ऐसे नंबरिंग का नाम लिख लिया, अब आप पहला पॉइंट बना सकते हैं जिसका नाम क्या लिखेंगे, नहीं एक्चुअल में मैं बताता हूँ आपके मॉड्यूल में क्या है। मॉड्यूल में ना बेटा चैप्टर के अंदर ही आपके पास, किसी के पास अभी स्टडी मटेरियल है ऑडिट का, जो आपके चैप्टर्स है ना बेटा, जो आपके चैप्टर्स हैं उसी के अंदर ना बेटा एसेस इंक्लूड है।
जो आपके चैप्टर्स हैं सीए के कोर्स में, उसी के अंदर आपके क्या हैं, एसेस इंक्लूड। तो हम एसेस के अंदर ही चैप्टर, यानी चैप्टर के अंदर हमें हर चैप्टर के अंदर क्या मिलेंगे, कुछ एसेस, समझ गए। तो ये अलग चैप्टर नहीं है, चैप्टर के अंदर ही क्या है, एक टॉपिक है। हाँ जी बेटा, हाँ मुझे पता है बेटा, मैं आपको करा दूँ, आप टेंशन फ्री रहो। उसे कहते हैं ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक, मुझे पता है। वो क्या है, अलग से एक ऐसे की बुक दे रखी है और उसी को चैप्टर के साथ भी मर्ज कर रखा है। मैं आपको बुक में मार्क करा दूंगा, आप कहोगे अरे वही तो है, लेकिन आपको समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है बेटा। हर बारी रैंक होल्डर यहीं से प्रोड्यूस होते हैं, आप टेंशन फ्री रहे, ठीक है ना। आप भी रैंक होल्डर बनेंगे, बस आप मेरी बातें सुनते जाएं और करते जाएं, ठीक है। चलो, आपको पहला पॉइंट बताओ क्या बनाना चाहिए, बनाओ फिर। लेटर ऑफ एंगेजमेंट, अच्छा इसे हम क्या भी कह सकते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। चलो, पहला पॉइंट इसमें हम लिखना स्टार्ट करना, पहला पैराग्राफ। इट रेफर्स टू द, इट रेफर्स टू द लेटर, इट रेफर्स टू द लेटर written and sent, it refers to the letter written and sent by the auditor, by the, to the client. It refers to the letter written and sent by the auditor to the client, comma, documenting and confirming, comma, documenting, documenting and confirming, documenting and confirming his acceptance, documenting and confirming his acceptance to the appointment, documenting and confirming his acceptance to the appointment, comma, the objective, comma, scope, objective, comma, scope, and extent of his responsibility, extent of his responsibility towards client. चलो अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार इसी पे बात करते हैं। मतलब पहला पॉइंट जो एसए का स्टार्ट करा उसका नाम क्या है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट। बोलना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, दोबारा उसका नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, लेटर ऑफ एंगेजमेंट भेजता कौन है, रिटर्न, देखो इट रेफर्स टू द लेटर रिटर्न एंड सेंट बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट। रुको अभी यहीं पर ही, क्या है बेटा, इट रेफर्स टू द लेटर रिटर्न एंड सेंट बाय द ऑडिटर टू द, समझ आ गया, जिसके अंदर वो क्या लिख रहा होता है, डॉक्यूमेंटिंग एंड कंफर्मिंग। डॉक्यूमेंटिंग मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई क्लाइंट कहता है तूने ये काम नहीं करा तो हम दिखा सकते हैं हमारे पास रिकॉर्ड है। यानी एक तरह से वो रिकॉर्ड कर रहा है और कंफर्म कर रहा है कि मेरी ऑडिट में एक्सेप्टेंस तब है अगर जब तुम ये सब बातें मान जाओ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा स्कोप ये है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे प्रति ये है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? एक बार जरा बोलना, एक बार मेरे साथ साथ रीड करो, आपको समझ भी आएगी।
लेटर ऑफ एंगेजमेंट बोलना पड़ेगा, क्या स्टार्ट करा है? अच्छा, लेटर ऑफ एंगेजमेंट का दूसरा नाम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सर हम सब बोलेंगे, बोलो बेटा क्या है? बहुत ही आसान है, सिंपल। बताओ, इट रेफर्स टू द लेटर रिटन एंड सेंट बाय द ऑडिटर टू द कॉमा documenting and confirming his acceptance to appointment, objective, scope and responsibility towards client। सर हम भी बोले, हमें भी याद कराओ। सर हमें ना कसम दे दो ताकि हम बोले। ठीक है बेटा, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की कसम, ठीक है। अब बाकी तुम्हारी आगे मर्जी है, रिस्क लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को तुम्हारे एग्जाम की कसम है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, क्या है? इट रेफर्स टू द लेटर रिटन एंड सेंट बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट, कॉमा डॉक्यूमेंटिंग एंड कंफर्मिंग हिज एक्सेप्टेंस टू अपॉइंटमेंट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स क्लाइंट। पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? गुड यार। अच्छा, इन अदर वर्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसी में फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अदर वर्ड्स कॉमा इट डिफाइंस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट डिफाइंस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्लाइंट and the auditor, of the client and the auditor। यानी इसके थ्रू हमें क्लियर हो जाता है, क्या क्या चीज की क्लैरिटी आ जाती है? बताओ कि ऑडिटर की क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लाइंट की क्या है। पहली बात ही हम क्लियर कर लें, यानी आपने बोला है इट डिफाइंस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर। पॉइंट क्लियर हो आपको? दो पक्का? अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं यार, ऑडिटर ने ना एलओई भेजी, ऑडिटर ने क्या भेजी? बताओ, क्लाइंट ने अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी तो क्या हम ऑडिट शुरू करेंगे? यानी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की ये ड्यूटी है कि एक्सेप्टेंस भेजे, नहीं तो ऑडिट शुरू नहीं हो। लिखो जरा, एंगेजमेंट लेटर is sent by auditor, to the client, and whereby client is required to confirm the same, पॉइंट क्लियर हो रहा है? पक्का? अब ना एक और पैराग्राफ लिखो, यानी एक तरह से एंगेजमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट लिखी होती है। लिख लो जरा ये वाली बात भी। Engagement letter will give information and will set of the terms and conditions of audit, set of the terms and conditions of audit। यानी एक तरह से इसके अंदर क्या दी रखी होती है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट। बेटा एक सवाल और जो पूछा गया था, मैं अब आपके वो डिस्कस कर रहा हूं इसी पॉइंट पे। यानी ये वाला पॉइंट ना 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सब इंट्रोडक्शन में लिखना ही पड़ता है। मैं आपको जब आंसर लिखना सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर का इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, तभी बच्चे, आपने आज तक सुना होगा कि यार ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, उनके रीजंस है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर लो, आपकी एग्जामिनेशन तो मिनिमम आएगी, मिनिमम। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
बेटा देखो, ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आया था बेटा 1 मार्क में जो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, डिस्कस। क्या है सर वो क्वेश्चन? कि अगर लॉ ने ऑडिटर का स्कोप ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रखे हैं, लॉ ने ऑडिटर का स्कोप ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रखे हैं, क्या ऑडिटर को तब भी लेटर ऑफ एंगेजमेंट भेजना है या नहीं? ये क्वेश्चन आया कि अच्छा एलओई भेजता कौन है? मैं नहीं रहा, एलओई भेजता कौन है? कह रहे अगर लॉ ने स्कोप ऑफ ऑडिट ऑलरेडी बता रखा है तो क्या ऑडिटर को एलओई फिर भेजना है या नहीं? बताओ, आप में से कितनों का जवाब हाँ है और कितनों का ना है? पहले भेजना चाहिए। बस बेटा यही सब ठीक है। कह रहे इवन दो लॉ ने भी बता रखा है स्टिल आपको भेजना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर। एक तरह से बस आप उसको इंफॉर्म कर रहे हैं कि भैया हमारा स्कोप ये रहेगा, कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो लिख लो जरा ये बात भी। द लेटर ऑफ एंगेजमेंट शुड बी सेंट, the letter of engagement should be sent, the letter of engagement should be sent even though the scope of audit, even though the scope of audit given by law, even though the scope of audit given by law, because क्यों देना चाहिए? because LOE is informative in nature, because LOE is informative in nature, क्योंकि LOE क्या है? इंफॉर्मेटिव इन नेचर। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पक्का बेटा हमारा इस ऐसे का पहला पॉइंट कवर्ड हो गया है। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। बहुत ही आसान है। वो एग्जामिनर ने जो सेकंड पॉइंट है ना, वो मई 2017 में पूछ भी लिया था, लेकिन उससे पहले मई 2017 में का क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे बताओ बेटा एसए नंबर कौन सा शुरू करे? मजा नहीं आ रहा। एसए नंबर 210 शुरू करे। नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बोलो पड़ेगा नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर हमने जो फर्स्ट पॉइंट शुरू करा उसका लेटर ऑफ एंगेजमेंट बोलना पड़ेगा। क्या? अच्छा, उसका ऑब्लिक में क्या कह सकते हैं? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अच्छा, ये बनाता कौन है? भेजता कौन है? क्या क्या लिखकर भेजता है? कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस तभी दे रहा हूं अगर मेरा ऑब्जेक्टिव, स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी। यानी सीधी सी बात, इट डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो एलओई है, बेसिकली हम ये भी तो कह सकते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता है कि किन शर्तों पर ऑडिट हो रहा है। अच्छा, अगर आपने एलओई भेजा और क्लाइंट ने आगे से कंफर्म नहीं करा तो यानी ये अभी तक ऑडिट शुरू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यानी एक्सेप्टेंस आनी, यानी कंफर्मेशन आनी जरूरी है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, लॉ ने बता रखा है। क्या बता रखा है? स्कोप क्या है, ऑडिटर का काम करने का दायरा क्या रहेगा, और लॉ ने ऑलरेडी बता रखा है। फिर भी ऑडिटर को एलओई भेजनी है या नहीं भेजनी? पक्का? पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? चलो बहुत बढ़िया बेटा। सेकंड पॉइंट जो पूछा गया था, कंटेंट ऑफ एलओई। एलओई के कंटेंट, कंटेंट ऑफ एलओई यानी लेटर ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या बातें होनी चाहिए बोलना पड़ेगा। एलओई का मतलब लेटर ऑफ एंगेजमेंट, और कंटेंट मतलब उसमें क्या क्या लिखा होता है। 3-4 बातें तो हमें पता ही है। लिखो बेटा, पहली बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली बात ये लिखी होती है। दूसरा, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। फोर्थ, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक की चार बातें आपने बता दी, अभी और भी हैं। बताओ क्या क्या लिखा होता है एलओई में? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या है। अगला पॉइंट लिखो बच्चे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट में, ये 5th नंबर का पॉइंट बनेगा, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, identification of applicable FRF for the preparation of financial statement, identification of applicable FRF for the preparation of financial statement। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, एफआरएफ का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बोलना पड़ेगा, एफआरएफ का मतलब क्या होता है? एफआरएफ का मतलब होता है बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जरा सुनना, आप ये कहते हैं ना कि यार ऑडिट का अकाउंट्स बनाने के लिए हम लॉ और एएस फॉलो करते हैं। बोलना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? मैं नहीं रहा, अकाउंट्स बनाने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? उसी को ऑडिट में कहा जाता है यार एफआरएफ, यानी जिसे आप लॉ प्लस एएस या इंड एएस कहते हैं ना, उसे ऑडिट में क्या कहा जाता है? एफआरएफ। यानी ऑडिटर पहले ही कंफर्म कर देगा कि यार तुम्हें अकाउंट्स बनाते वक्त ये एफआरएफ फॉलो करने चाहिए थे, क्या तुमने करे हैं? अगर हाँ तो मैं ऑडिट करने आ रहा हूं, नहीं तो कल को मैं भी पंगे में फंसूंगा। तो पहले ही क्लियर कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये एफआरएफ लगते हैं, तुम्हारे ऊपर ये लॉ और एएस लगते हैं, क्या तुम इसे फॉलो कर रहे हो या नहीं? अगर कर रहे हो तो मैं ऑडिट करने आ रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? 5 बातें बता दो। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्कोप, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की, फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, फिफ्थ एप्लीकेबल एफआरएफ की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये लॉ एंड एएस लग रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये लॉ एंड एएस लग रहे हैं। और लास्ट बताऊं क्या बताया था ऑडिटर? अभी लिखना मत कि मेरा फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा। जब मैं अपना एंड में ओपिनियन दूंगा ना ऑडिट करने के बाद कि मेरे हिसाब से कहां कहां गलतियां हैं, उस रिपोर्ट में क्या क्या फॉर्मेट होगा, कैसा फॉर्मेट होगा और क्या कंटेंट होगा, ये बात भी पहले दिन से ही क्लियर कर लेता हूं कि भैया मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। आप ये सोचो कि मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, नहीं। जो मैंने बताना है, जो मेरा काम है, वो इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, ऑडिट की रिपोर्ट बनाने का ना ऐसे दे रखे हैं, ऐसे नंबर 700, उसमें उसका फॉर्मेट बता रखा है। तो ऑडिटर बता देगा मेरा रिपोर्ट देने का फॉर्मेट ऐसे 700 वाला होगा और उसमें ये बातें लिखी होंगी। मैं सिर्फ आपको ये बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, सारी बातें बताऊंगा नहीं। तो लास्ट पॉइंट लिखना कंटेंट में, expected format and content of report, expected format and content of report।
समझ रहे हैं? यानी मेरी रिपोर्ट का ये कंटेंट होगा। बताओ, पूरा ऑडिट जब मैं कर लूंगा तो मैं एक रिपोर्ट बना के दूंगा ना, मुझे यहाँ यहाँ पर गलतियां मिली आपकी, वो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा और उसमें क्या क्या लिखा होगा वो सब इसके अंदर बताया जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्या लिखा होता होगा? ऑडिट फीस। बेटा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में कुछ नहीं है। एक तो पहला वर्ड है ऑडिट, इतना इंपॉर्टेंट, ऊपर से फीस और ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? तो यानी अगला पॉइंट, 7th पॉइंट इसी में ही, ऑडिट फीस। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। बेटा ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो मैं ये आपको ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना इस पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि उनको बताऊं क्या है, लगता है कि यार बच्चा कहेगा ये कोई क्वेश्चन आएगा, जो जब आपको ना सीए के कोर्स में ये लगे ना अबे ये आएगा क्या, तो समझ लो वही आएगा। ये आपको बहुत बारी फीलिंग आएगी, ठीक है ना? लास्ट क्लास में ये भी बात कर रही थी, कह रहे मैं सिर्फ 2 चैप्टर छोड़कर गया था फर्स्ट ग्रुप के, 2 चैप्टर वही आए। अब मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, ठीक है ना? लेकिन आप समझ रहे, जो आप छोड़कर जाओगे ना, ये रूल है, और वो आपको बताऊं कहां मिलेगा? कंपलसरी क्वेश्चन में। फिर आपको आपके सारे कर्म याद आ जाते हैं कि यार ये पुराने कर्मों का खेल है, मतलब ये सारे पाप मेरी आंखों के सामने आ गए। तो बाकी आगे आपकी मर्जी है, रिस्क लेना है तो आप अपने पार्ट पे लेंगे। ऐसी उस समय कई बच्चों ने बोला अबे ये आएगा क्या क्वेश्चन, और यही आया, ठीक है ना? लेकिन हमारे बच्चे, मेरे को बताया, आप एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, आप 100% करके जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद बांधता हूं, भगवान माफ करना, ठीक है? अब लिखना जरा अगला पॉइंट, इसमें पॉइंट नंबर 8, सेकंड के अंदर पॉइंट नंबर 8, एक्सपर्ट सर्विसेज में बी यूज्ड, एक्सपर्ट सर्विसेज में बी यूज्ड। सर इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपर्ट सर्विसेज में बी यूज्ड? बेटा देखो, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं, एक ना बेटा एसए 620, अभी मैं ज्यादा डिटेल में आपको बता नहीं सकता है, उन्होंने बताया एक्सपर्ट की डेफिनेशन। एक्सपर्ट वो पर्सन है जिसे किसी भी फील्ड की नॉलेज है अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के एक्सपर्ट के बारे में हमें पता है कौन, सीए, उसमें तो बेटा कोई दूसरे ऑप्शन है ना। लेकिन उन्होंने कई और लोगों को भी क्या मान लिया है एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट, एक्चुरियल, ठीक है ना, सीएस, लॉयर, मान लिया है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन मान उन्होंने लिया है, ठीक है? अब यहां पर भी वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑडिटर ना कई बार ये बोल देगा कि मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी सर्विसेज भी ले सकता, पहले दिन ही क्लियर कर लेगा ना। जैसे मान लो आर्किटेक्ट, अब आप ऑडिटर ना वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग चेक कर रहे हैं कि बिल्डिंग की वैल्यूएशन ठीक ढंग से हुई है या नहीं, तो ऑडिटर पहले से ही बात करके रखेगा, हो सकता है मैं किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकता हूं, क्लाइंट तुम मुझे मना नहीं करोगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये बात उसको पहले से ही बता दो, है ना? कि मैं आर्किटेक्ट से पूछ सकता हूं कि यार इस लैंड एंड बिल्डिंग की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कितनी लाइफ अभी बची है। पॉइंट समझ आ रहे हैं? या किसी भी, अगर मान लो मैं माइन ऑडिट करने गया हूं, माइंस वगैरह वाली कंपनी का ऑडिट करने गया हूं, तो इसके अंदर कितना कोल पड़ा हुआ है उस कोल माइन में, इसके लिए मैं एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता हूं। तो ऑडिटर पहले दिन ही क्लियर कर रहा है ये सब बातें एलओई के थ्रू कि मैं एक्सपर्ट की सर्विसेज भी यूज। अच्छा लास्ट लिख लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन may be demanded from management। सर ये क्या अब स्यापा हो गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? जैसे आप कहते हो ना भाई मैं सच बोल रहा हूं, मैं कहूंगा यार लिखत में दे दे तू सच बोल रहा है। ऐसी ना, जैसे ऑडिटर ने कहा मुझे आपकी ना परचेजेस का अमाउंट सही नहीं लग रहा, मैं ऑडिट कर रहा हूं आपके अकाउंट्स की चेकिंग करते करते मुझे ऐसे लगा कि आपका परचेजेस का अमाउंट ज्यादा है। क्लाइंट कह रहे, मैनेजमेंट कह रही है क्लाइंट की नहीं नहीं यार इतना ही है, हम कहेंगे लिखत में दे दे। तो जब वो लिखत में देंगे, कौन देगा बताओ? क्लाइंट की मैनेजमेंट, किसको?
ये क्वेश्चन मिक्स होकर आया था। एलओई कौन भेजता है किसको और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन भेजता है किसको, यही क्वेश्चन आया था। समझ आ रहे हैं? दोबारा, एलओई कौन भेजता है किसको और डब्ल्यूआर कौन भेजता है किसको, और दिल में मेरे है दर्द डिस्को। ठीक है ना? तो आप बताओ एलओई कौन भेजता है? मैं नहीं रहा, एलओई कौन भेजता है किसको, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट भेजती है किसको? समझ आ गया आपको पॉइंट? बेटा हमारे ना इस एसए के 2 पॉइंट हो चुके हैं, हमारे इस एसए के 2 पॉइंट हो चुके हैं। अभी देखते हैं आपको याद है या नहीं। पहले एसए नंबर, मैं नहीं रहा, एसए नंबर नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बोलना पड़ेगा क्या? अच्छा, इसमें पहला पॉइंट कौन सा पड़ा? लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज द लेटर written and sent by the auditor to the client documenting and confirming the acceptance of appointment, objective, scope and responsibility towards client। अच्छा, एलओई बेसिकली डिफाइन करता है किसकी क्या ड्यूटीज है, क्लाइंट की क्या ड्यूटी है और ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। थर्ड पॉइंट अगर मैं इसके अंदर फर्स्ट के अंदर बात करूं तो हमने ये पढ़ा कि जो एलओई है, जो एलओई है वो इंफॉर्मेटिव इन नेचर है, यानी अगर चाहे आपको लॉ बता भी दे तब भी आपको भेजना ही भेजना है। यानी इसके अंदर बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। अच्छा, अगर आपने भेजा और क्लाइंट ने अगर उसके आगे कंफर्मेशन देनी जरूरी है या नहीं है, तभी स्टार्ट हो पाएगा ना। फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कंटेंट ऑफ एलओई, एलओई में क्या क्या बातें होनी चाहिए। बताओ, आप बताओ। स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, responsibility of auditor, responsibility of client, applicable FRF, content and format of audit report, audit fees। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा बोलेंगे क्या? ऑडिट फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सपर्ट सर्विसेज में बी यूज और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में बी डिमांडेड। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। बात करेंगे उसके बारे में भी, अभी ऐसे शुरू हुआ है। हाँ? चलो, कि अगर पहले तो सही लग रहा था, बाद में पता चला कि इन्होंने झूठ बोला, तो उसके बारे में बातें करेंगे। थर्ड पॉइंट, रेकरिंग ऑडिट ऑब्लिक रिपीटेटिव ऑडिट। रेकरिंग ऑडिट ऑब्लिक रिपीटेटिव ऑडिट, एक बार बोलना पड़ेगा, नाम क्या है? रेकरिंग ऑडिट ऑब्लिक रिपीटेटिव ऑडिट। अब पहले समझना बच्चे, फिर हम बातें करेंगे। जैसे मान लो ये बंदा है, इसे ना ये सीए है प्लस सीओपी है, ठीक है? ये एक पर्सन है जो क्या है बेटा? सीए प्लस सीओपी। पॉइंट क्लियर है? अच्छा बेटा, इसे ना एबीसी लिमिटेड का ऑडिट मिला, इसे एबीसी लिमिटेड का क्या मिला? ऑडिट। जब इसे ऑडिट मिला ना, तो हम इस ऑडिट को कहेंगे, उसे उसका पहली बारी मिला उसे ऑडिट, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट पहली बारी करने जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे इनिशियल ऑडिट। बेटा फर्स्ट ईयर बीत गया, सेकेंड ईयर का ऑडिट भी आपको ही मिल गया, ठीक है ना? तो बताओ, सेकेंड ईयर का ऑडिट जैसे ही आपको मिला तो आपका ऑडिट एक तरह से रिपीट हो रहा है। इसको मैं क्या कह दूंगा? रेकरिंग ऑडिट या रिपीटेटिव ऑडिट। अच्छा, थर्ड ईयर का ऑडिट भी आप ही कर रहे हैं, बताओ फिर मैं इसको क्या नाम दूं? इनिशियल ऑडिट या रेकरिंग ऑडिट? फोर्थ ईयर के लिए, यानी जब आपको ऑडिट पहली बारी मिलता है तो वो इनिशियल होता है, उसके बाद सारे ऑडिट आपके। नहीं समझ आया सर? जैसे मान लो ये ऑलरेडी कई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली, किसकी? एबीसी। तो बताओ, फर्स्ट ईयर जब आपको पहली बारी जब आपको ऑडिट मिलता है तो आप कहते हो यार मुझे पहली बारी ऑडिट मिलने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी ऑडिट पहली बारी मिला, नहीं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जब मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो ऑडिट तो ये पहले भी कई बारी कर चुका है,
मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो अब ये ऑडिट करने जा रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से इसकी बातचीत चल रही है एलओई के थ्रू, अगर ये पहली बार ही मिल रहा है इसको उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट, तो मैं क्या कहूंगा, इनिशियल ऑडिट। उसके बाद जब भी मिल रहा है वो क्या है, रिपीटेटिव ऑडिट। रिपीटेटिव ऑडिट का दूसरा नाम रैकरिंग ऑडिट। सर हम भी बोलेंगे रिपीटेटिव ऑडिट का नाम, मतलब रैकरिंग वर्ड आपने सुना तो है, बार बार रिपीट होता है। पॉइंट क्लियर हो रहे? चलो बहुत बढ़िया। आता है, फिर बात करेंगे। अभी एक बार पहला केस उठा ले। अच्छा देखो जरा, जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट पहली बारी मिलता है, जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट पहली बारी मिलता है तो वो पहली बारी वाला कहलाता है इनिशियल, और सेम ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप अगले साल भी ऑडिट कर रहे हो तो रिपीटेटिव ऑडिट। पॉइंट समझ आ गया? अब मेरी बात जरा सुनना। आपने जब इनिशियल ऑडिट बनाया होगा तो आपने एलओई जमा करवाई होगी। अब सवाल बताऊं क्या उठ रहा है, क्या अगली बारी दोबारा एलओई बनानी है या नहीं, ये सवाल उठ रहा है। देखो लेटर ऑफ एंगेजमेंट यानी आपने फर्स्ट ईयर जब ऑडिट शुरू करा तो आपने उसके साथ एलओई बनाकर उसे भेजी, क्या ऑडिटर तुम्हारे को दोबारा एलओई भेजनी है या नहीं, ये सवाल उठा। मतलब सेकंड ईयर का ऑडिट शुरू करने से पहले एलओई क्या होती है, लेटर ऑफ। सवाल यहां पर ये उठ रहा है, पहली बारी तो आपने भेज दिया और उसने कंफर्म कर दिया, क्या सेकंड ईयर में आपको एलओई दोबारा भेजनी है या नहीं भेजनी। मैं भी खेलूंगा, रुको। हाँ, सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट आपको हर साल के लिए नई बनानी है या पुरानी से काम भी चल जाएगा। देखो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं हम। जरा सुनना, वैसे तो SA-210 यही वाला जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहता है कि आपको ऑडिटर, या आपकी मर्जी है, आपकी क्या है मर्जी, लेकिन जनरली आप मत भेजना, ठीक है ना। क्या मत भेजना, हर साल आपको एलओई भेजने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें आप भेज देना, अदरवाइज तो पुरानी एलओई को ही चला लेना। नहीं समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऑडिटर तुम्हें हर साल न्यू एलओई बनाने की जरूरत नहीं है, पुरानी वाली एलओई से ही काम चलाओ। लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टांसेस मैं आपको लिखवाऊंगा जिसके अंदर ऑडिटर अपनी पुरानी एलओई की जगह क्या बनाएगा, नई एलओई, या पुरानी एलओई में ऑल्ट्रेशन करवाएगा। एक वर्ड सुना था आपने, नोवेशन। नोवेशन में क्या होता था, पुराने की जगह पर नया। कह रहे ऑडिटर वैसे तो तुम्हारे को पुराने की जगह पर नई एलओई बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में आप बना सकते हो। वो सर्कमस्टांसेस क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे, तो लिखना जरा। आपने थर्ड पॉइंट की हेडिंग डाली है क्या, रैकरिंग ऑडिट या रिपीटेटिव ऑडिट। लिखो, द SA-210, द SA-210 prescribes, the SA-210 prescribes that, the SA-210 prescribes that auditor may decide, auditor may decide not to send, auditor may decide not to send a new audit engagement letter, auditor may decide not to send a new audit engagement letter for each period, for each period, यानी हर साल के लिए आपको क्या करना नहीं है, न्यू एलओई नहीं बनानी, full stop. However, in the following circumstances, however, in the following circumstances, the auditor may think, the auditor may think that, auditor may think that it is appropriate, it is appropriate to revise,
appropriate to revise or to send new LOE or to send new LOE। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे वैसे तो आप पुरानी वाली LOE से ही काम चलाओ, लेकिन कुछ केसेस में आप क्या करना, न्यू LOE भेज देना, वो ज्यादा बेटर रहेगी। वो सर्कमस्टांसेस में आप क्या डिस्कस करने जा रहे हो। आप सारे बच्चे इधर ध्यान दो, अभी नोटिंग कोई नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ प्लीज, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। अगर पहले साल वाली जो LOE है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो बताओ दूसरे साल का ऑडिट स्टार्ट करते वक्त आप क्या कहेंगे? नहीं बनवा लो, क्योंकि पुरानी वाली में तो बहुत सारी क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग। बात बात पे हमारी और ऑडिटर और क्लाइंट की क्या होती रहती थी, लड़ाई होती रहती थी, बहसबाजी होती रहती थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब क्या बना लो, नया LOE बना लो। यानी अब मैं आपको वो केसेस बता रहा हूं कि कब कब हमें न्यू LOE बनानी चाहिए। नहीं तो वैसे तो पुरानी से ही काम, ये बेटा पूछा जाता है बहुत बारी एग्जाम में, वैसे तो पुरानी से ही काम चल जाएगा, लेकिन कई केसेस में आपको न्यू LOE बनानी। बताओ कब कब? पहला, समझ रहे हैं आप? यानी अगर पुराने वाले LOE में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तब। दूसरा, जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे थे ना, उस क्लाइंट के ऑनर्स चेंज हो चुके हैं, यानी वो कंपनी बिक चुकी है जिसका आप ऑडिट कर रहे थे। पहले आप ए लिमिटेड का ऑडिट कर रहे थे, ए लिमिटेड ने अपनी सारी कंपनी बेच के, या अमेलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, एब्जॉर्प्शन, आप सबको पता ही है, ठीक है ना। यानी अगर ऑनर्स चेंज हो गए हैं तो बताओ आपका क्या एडवाइस है? क्योंकि पुराने वाले ऑनर्स के साथ एग्रीमेंट हुआ था जब पहले साल का ऑडिट करा, दूसरे साल की स्टार्टिंग पे ऑनर चेंज हो चुके हैं, तो एक बारी बात डिस्कस करनी चाहिए नहीं दोबारा से? अच्छा, उनकी सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गया बेटा? मजा नहीं आ रहा, क्या चेंज हो गया है? 3 पॉइंट आप मुझे बता दो जिसके अंदर हमें न्यू LOE बनाना चाहिए। बोलना पड़ेगा 3 सर्कमस्टांसेस जिसमें हमें न्यू LOE बनाना चाहिए। पहला, कौन अंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दूसरा, चेंज इन ऑनरशिप। थर्ड, अच्छा अगला, यार आपका जो फर्स्ट ईयर था बिजनेस वो मैन्युफैक्चरिंग का था, अब आप सर्विस इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो बताओ चेंज इन बिजनेस हुआ? या पहले आपका बहुत छोटे लेवल का बिजनेस था, अब आपका लेवल ऑफ बिजनेस क्या हो गया? यानी चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा, और जरा सुनना, चेंज इन लॉ आ चुका है। लॉ में क्या आ चुके हैं? चेंजेस। तो उसे बता दो भैया अब मैं नए वाले लॉ के अकॉर्डिंग क्या करूंगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी लॉ मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, बोलना पड़ेगा। लॉ मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस वगैरह आ चुके हैं। अच्छा, और FRF में क्या आ गए हैं? चेंज। तो बताना पड़ेगा भैया अब मैं न्यू LOE, यानी कब कब आप न्यू LOE बना रहे हैं? बताओ जब जब, या तो क्या हो गई थी, बोलना पड़ेगा क्या हो गई थी, या फिर चेंज वर्ड याद है, किस किस में चेंज आ रहा है? या तो ऑनरशिप में, या सीनियर मैनेजमेंट में, या लॉ में, या नेचर और साइज ऑफ बिजनेस में, या FRF में। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? अच्छा जी। अच्छा एक और बात करते हैं, अगर आप कोई टर्म्स रिवाइज कराना चाहते हैं, बताओ जनरली आप क्या रिवाइज कराना चाहते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हाँ बेटा बिल्कुल समझते हैं आप, हो मासूम नाम से बात सही पकड़ लेते हो। यानी अगर आप रिवाइज कराना चाहते हैं अपनी कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, उस केस में भी आप बताओ क्या करेंगे?
न्यू एलओई भेजना पसंद करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, वैसे हमें न्यू एलओई भेजना है हर साल। अच्छा, हमने थर्ड पॉइंट रैकरिंग ऑडिट, थर्ड पॉइंट का नाम क्या है, दम ही नहीं है, थर्ड पॉइंट का नाम रैकरिंग ऑडिट को रिपीटेटिव ऑडिट भी कहते हैं। बोलना पड़ेगा, रैकरिंग ऑडिट को। अच्छा, जब हमें ऑडिट पहली बार ही मिलता है तो वो इसके बाद वाले, समझ आ गया। अच्छा, जब रैकरिंग ऑडिट कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट के वक्त में तो एलओई बनाना ही है, ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन पुराने वाला एलओई क्या अगले ऑडिट में चला पाएंगे या नहीं, वैसे तो आप चलाओ, लेकिन इन केसेस में मत चलाना। कब कब मिसअंडरस्टैंडिंग थी या चेंज हो गया किस में, या तो ऑनरशिप, वाह मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया, ठीक है, यह आपको मेरे ख्याल से बस मुझे इतना समझ आया कि आपको याद हो गया। और या फिर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन आप क्या करा रहे हैं, रिवाइज। लिख लो बेटा, पहला आपने लिखा था ना, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, एसए 210 प्रिस्क्राइब्स that auditor may decide not to send a new audit engagement letter for each period. However, in the following circumstances, the auditor may think it appropriate to revise or to send a new LOE. पहला कदो कदो वो LOE भेजेगा। पहला, any indication बेटे ये सब मैं लिखवा रहा हूँ ना आपको, any indication that entity misunderstand the objective any indication that entity misunderstand the objective and scope of audit। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग कि एंटिटी ने हमारे ऑब्जेक्टिव और स्कोप को सही ढंग से समझा ही नहीं था, हमने भेजा था ना एलओई के थ्रू। सेकंड पॉइंट, अ रीसेंट चेंज इन ओनरशिप, फिर अगला, अ रीसेंट चेंज इन द senior management, a recent change in senior management। अगला, a significant change in the nature or a significant change in the nature or size of the business। अगला, change in the legal or regulatory requirement, change in the legal or regulatory requirement। अगला, a change in the FRF, adopted, FRF बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, adopted in the preparation of the financial statement। अच्छा, अगला, a change in the other reporting requirement। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मतलब किसी और चीज में चेंज आ गया, जैसे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो गया। अ चेंज इन द अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। और लास्ट, एनी स्पेशल और रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट।
एनी स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। चलो अब मैं आपसे एक बात शुरू करने जा रहा हूं बेटा। पॉइंट नंबर इस एस्से का कौन सा बनेगा अब? 4। खेले? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, आप सब एक्सपर्ट हो चुके हैं ऑडिट में, अब आप देखना बिल्कुल सही जवाब दोगे इस क्वेश्चन का। यार आपका ऑडिट अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है? ऑडिट अभी शुरू हो चुका है या नहीं हुआ? पक्का? चलो ऑडिट अभी शुरू नहीं हुआ, आपने उसे एलओई भेजी और एलओई में आपने अपना ऑब्जेक्टिव, स्कोप और ड्यूटीज बताकर भेजी। उसने आपके काम करने के दायरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, नहीं मुझे ये वाली शर्तें मंजूर नहीं है, बताओ आप ऑडिट करोगे या नहीं करोगे? थ्योरेटिकल तो हम यही कहेंगे ना, नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली हम क्या कहेंगे? कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, आन दो, कुछ आ ही रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हम थ्योरेटिकल क्या कहेंगे बताओ? नहीं नहीं नहीं, हम बहुत ईमानदार हैं, हमारे से हम तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करें। क्यों करें? समझ रहे हो? यानी अगर ऑडिटर के स्कोप पर, बोलना पड़ेगा, ऑडिटर के क्या लगा रहे हैं? लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन यानी लिमिटेशन लगा रहे हैं, तो ऑडिटर तुम्हारे को ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर समझ आ रहा है? 4th। सर नहीं आया, एक बार रिपीट करना। ठीक है, जैसे तुम कहो। हाँ, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। अच्छा, लिमिटेशन ऑन द स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट शुरू होने से पहले ही वो हमारे स्कोप पर क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? तो आप बताओ, ऑडिटर को साफ साफ कहा गया ऑडिटर ये अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो फिर बाद में तो पता नहीं आपको सबूत ही नहीं ढूंढने देंगे। तो आप ऐसा ऑडिट ही एक्सेप्ट ना करो। यानी अब मैं आपको एक वर्ड सिखा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। जब आपके स्कोप पर लिमिटेशन लगाई जा रही होती है, बोलना पड़ेगा, जब आपके, यानी आप मतलब ऑडिटर, आप मतलब ऑडिटर के स्कोप पर यानी काम करने के दायरे पर क्या लगाई जा रही है? रिस्ट्रिक्शन। तो ऐसी एंगेजमेंट को, ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं लिमिटेड एंगेजमेंट। बोलना पड़ेगा, ऐसे ऑडिट को हम क्या कहेंगे? तो यानी इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, अगर आपके स्कोप पर कोई लिमिटेशन लगाई जाती है तो आप ऐसी लिमिटेड एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करना। लिमिटेड एंगेजमेंट से मतलब समझ आ रहा है? यानी वो क्लाइंट जो आपके स्कोप पर क्या एक्सरसाइज कर रहा है। तो आप 4th पॉइंट बनाना बेटा, लिमिटेशन ऑन स्कोप, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर, लिमिटेशन ऑन स्कोप। बताओ ये स्कोप पर लिमिटेशन लगा रहा है प्रायर, प्रायर अभी तक ऑडिट शुरू, प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अभी तो आपने ऑडिट एक्सेप्ट भी नहीं करा कि मैं ऑडिट करने को तैयार हूं, उससे पहले ही उसने आपके ऊपर इतनी सारी क्या लगा दिया है? रिस्ट्रिक्शन। समझ रहे? तो बताओ, लिखना अगर इसके अंदर का पॉइंट, इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, इफ मैनेजमेंट और, जो टीसीडब्ल्यूजी का मतलब दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं ना ऑडिट में, उसे क्या कहा जाता है? जिसे आप कहते हो ना यार ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ऑडिट में उसे कहा जाता है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। यानी वो लोग यानी वो लोग जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, चार्ज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुम्हें कंपनी को गवर्न करना है, यानी जिसे आप कहते हो ना टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑडिट में उसे क्या कहते हैं? टीसीडब्ल्यूजी। बोलना पड़ेगा, ऑडिट में उन्हें क्या कहते हैं? टीसीडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म दोज चार्ज विद गवर्नेंस। बोलना पड़ेगा, टीसीडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म।
आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्या कहना चाह रहा हूं बताओ? कि अगर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, तो फिर मैनेजमेंट होती है बेटा बताओ कौन सी? मिडिल लेवल और लोअर लेवल, और टीसीडब्ल्यूजी होती है क्या? अपर लेवल, टॉप लेवल। यानी अगर दोनों शब्द यूज हो रहे हैं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, तो आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट का मतलब मिडिल लेवल और लोअर लेवल, और टीसीडब्ल्यूजी का मतलब, समझ आ रहा है? लिखो जरा, इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी impose limitation on the scope of audit and the auditor believes such limitation would result in auditor disclaiming an opinion comma, the auditor shall not accept such a limited engagement unless required by law to do so. बेटा एक बार इस पॉइंट पे दोबारा वर्क करेंगे हम। आ जाओ बेटा। देखो जी, आज हम क्या शुरू करने जा रहे थे? ऑडिट अभी शुरू हुआ भी नहीं, इससे पहले हमने एलओई भेजी, उसमें ही मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लगा दी? रिस्ट्रिक्शन। अब ऑडिटर को ऐसा लग रहा है इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा सही ढंग से, यानी मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। डिस्क्लेमर समझते हैं? डिस्क्लेमर वर्ड आपने कई बार सुना होगा, जब भी कोई सीरियल स्टार्ट होता है तो उससे पहले लिखा हुआ आता है कि हमारी इस चीज के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? तो डिस्क्लेमर, यानी ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि अगर ये रेस्ट्रिक्शन रही तो मैं अपना सही ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा, और अपना सही ढंग से जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं सही ढंग से ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो ऑडिटर तुम ये वाली लिमिटेड एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करना। लेकिन एक केस में तुम कर लेना, अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो क्लाइंट ने तुम्हारे पर लगाई है ना, वो उसको लॉ ने लगाने के लिए कही थी। वो उसे किसने लगाने के लिए कही थी? लॉ ने। सर दोबारा बताओ क्या बातें कहना चाह रहे हो, दोबारा बताओ। ऑडिट शुरू होने से पहले ही क्लाइंट ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दी, और आपको ऐसा लगता है एज एन ऑडिटर कि इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं अपना ऑडिट सही ढंग से, ठीक है ना, और मैं अपना ऑडिट का ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, तो आप ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करना, अनलेस आपको ये ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए लॉ कहता है। यानी ये रिस्ट्रिक्शन किसकी वजह से लगाई गई है? लॉ की वजह से। पढ़ के देखो एक बारी पॉइंट। कह रहे इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कह रहे कंपनी के मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके ऊपर क्या इंपोज कर रहे हैं? लिमिटेशन ऑन द स्कोप, और जिसकी वजह से ऑडिटर को क्या बिलीव हो रहा है कि इस लिमिटेशन, इस रुकावट की वजह से वुड रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, कि मैं अपना ओपिनियन सही ढंग से नहीं दे पाऊंगा, तो फिर ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट। लेकिन एक केस में आप एक्सेप्ट कर लेना, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। पॉइंट क्लियर हो? रजिस्टर करना बंद। बंद करके रख दो। आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा वो एक बार रिवाइज करते हैं। रजिस्टर बैग वैग पैक करके आराम से बैठो, कंफर्टेबल, 2 मिनट मेरे साथ बातें करेंगे आप लोग।
बैग वैग पैक कर लेते हो ना, बस आपको अंदर से तसल्ली आने लग जाती है, बस अब तो है, अब तो है क्या। खेलें मतलब सब्जेक्ट की कह रहे हैं, किसकी कह रहे हैं? अच्छा अच्छा जी, करेंगे उसके ऊपर भी बात अभी थोड़ी सी आफ्टर क्लास। चलो मुझे एक बात बताओ, आज मैंने आपके साथ स्टार्ट करा क्या, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। इसके लिए बताओ के से क्या था? नॉलेज होनी चाहिए किसकी इसकी? जनरल प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा ओ से? ऑब्जेक्टिविटी से अगर मैं बात करूं तो अनबायस्ड। अच्छा बेटा आई से? इंटीग्रिटी के तीन दोस्त, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। कोई लॉजिकल और, अच्छा थ्योरेटिकल कौन से हैं? और लॉजिकल? प्रैक्टिकल मतलब एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ गया? कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स से सीपीटी। सी से क्या आ गया? 2 पॉइंट, कॉम्पिटेंस और क्वेश्चन। कॉम्पिटेंस मतलब सीए प्लस, और क्वेश्चन का मतलब अलर्ट अबाउट रीसेंट अपडेट्स। अच्छा पी से प्रोफेशनल बिहेवियर, यानी वो सारे काम करें जिससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन बढ़े, ना कि कम हो। और टी से टैक्टफुल, बोलना पड़ेगा टी से। टैक्टफुल का मतलब एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग बंदे से बात करने, टैक्टफुल याद करते हैं, एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशंस। बोलना पड़ेगा क्या? एबल टू डील विद डिफरेंट, दोबारा, एबल टू डील विद डिफरेंट पर्संस इन डिफरेंट सिचुएशंस। समझ आ गया? फिर हमने ऐसे नंबर जो स्टार्ट करा, नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसके अंदर पहला क्या था? लेटर ऑफ एंगेजमेंट का दूसरा नाम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कौन किसको भेजता है? ऑडिटर भेजता है। समझ आ गया? अच्छा दूसरी बात, इसके अंदर डिफाइन कर देते कि क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, एलओई में अगर बताओ बेटा एलओई ऑडिटर ने भेजी, सामने वाले से कंफर्मेशन नहीं आई, तो ऑडिट स्टार्ट करेंगे नहीं, यानी क्लाइंट को इसके ऊपर कंफर्मेशन। अच्छा फोर्थ, एलओई में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट लिखी जाती है। और लास्ट, इवन दो लॉ आपको स्कोप बता दे फिर भी आपको। पॉइंट क्लियर हो गया? फिर एलओई के कंटेंट फटाफट से, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ। अच्छा रिपोर्ट का फॉर्मेट एंड कंटेंट, ऑडिट फीस, एक बार दोबारा बोलेंगे, ऑडिट फीस। फिर अगली बात करेंगे, है ना, एक्सपर्ट सर्विसेज मे बी यूज्ड और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मे बी डिमांडेड। समझ आ गया? अच्छा एलओई ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को, और डब्ल्यूआर क्लाइंट की मैनेजमेंट भेजती है किसको? पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा फिर थर्ड था रैकरिंग ऑडिट। रैकरिंग ऑडिट का मतलब जब ऑडिट एक बार ही कर रहे हैं, बार बार। पहले बारी जब ऑडिट मिलता है उसके बाद, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आपने ऑडिट शुरू करा है, ठीक है, एलओई बना ली पहली बारी में, अब दोबारा बताओ सेकंड वाले केस में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या आपको न्यू एलओई बनानी है या नहीं बनानी? वैसे तो नहीं बनानी, लेकिन कुछ केसेस में बनानी है। या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या चेंजेस आए हैं कुछ चीजों में, जैसे मैनेजमेंट में, ऑनर्स में, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस में, एफआरएफ या लॉ में आया, या अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, या फिर आप कोई टर्म्स रिवाइज करवाना चाहते हैं। बेटा ये अच्छा लगा शब्द, क्या क्या रिवाइज कराना चाहते हैं? ऑडिट फेज, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा फोर्थ पॉइंट, ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ही लिमिटेशन लगा रहे हैं। क्या करें हम ऐसा ऑडिट? हम ऐसे क्लाइंट को कहेंगे चल रही चल, अब ठीक है ना, ढूंढ ले अपना सीए दूजा।
एरा गैर नहीं, एरा गैरा नहीं कह सकते सीए को बेटा, बहुत महान होते हैं। थैंक यू मेरे बारे में बात करने के लिए। ओके आज इतना ही करेंगे, इस ऐसे को नेक्स्ट क्लास में बेटा खत्म करेंगे। ओके बाय बाय।